हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, और साथ ही एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए मेरे साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि जितने भी सेल आपको गिवन है उनको 1 बाई 1 कनेक्ट करते हैं। 1 बाई 1 मीन्स आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसे ही सेकंड सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से जितने भी सेल आपको गिवन है आप कनेक्ट करते जाएंगे। तो फाइनली ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास n सेल है और सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ऐसा गिवन n सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस r कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये सिचुएशन हो गई थी हमारे पास। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कनेक्शन समझ में आ गया। क्या किया मैंने, सभी सेल्स को 1 बाई 1 कनेक्ट किया, मींस फर्स्ट सेल की जो नेगेटिव टर्मिनल है सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड सो ऑन। ऐसे ही हम कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूं, लेट n cells each of EMF E and internal resistance small r connected in series in a circuit of resistance capital R। ये हमें गिवन है इतना सब। तो अब आप डायग्राम को देखते हुए बड़े आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। अंदाज क्या, करेक्ट बता सकते हैं। तो मैं आपसे कहूं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, तो आपने आंसर सोच लिया होगा। मींस सभी सेल सीरीज में है, तो इसका मतलब क्या है, जितना भी जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज है वो भी सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। n सेल है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, nr हो गया। मींस सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। मैं आगे बात करूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मींस सर्किट में ये रेजिस्टेंस भी शामिल है और ये भी किसमें है, सीरीज में। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR। सभी सेल्स किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में, बेल आइडिया है। तो मैं आपसे कहूं टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट E प्लस ई प्लस ई प्लस ई कहां तक है, N तक। तो n ही आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई डाउट है आपको। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बहुत सही से पढ़ रखा है हमने। करंट इन दी सर्किट I बराबर होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मित्रों I की वैल्यू क्या हो गई, टोटल ईएमएफ कितना है Ne, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस NR। ये करंट आ गया। करंट इन द सर्किट I बराबर क्या होगा, I की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आई, Ne अपॉन R प्लस NR। मुझे नहीं लग रहा आपको कहीं कोई दिक्कत है। अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो बड़े आसानी से आप जो है
सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इस सेल का ईएमएफ होता 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो सबको इजीली ऐड कर सकते थे, 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे। इंटरनल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करना ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करना ही है, तो आप करंट की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन एक स्पेशल केस देखते हैं, मैं हटा दूं ये। तो हमारे पास करंट आ गया, I = आ गया NE/R + NR। स्पेशल केस देखिए, इफ R इज वेरी लेस देन कैपिटल R, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो NR टर्म है इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू है। तो डेट्स वाई करंट इन द सर्किट I = क्या हो गया, NE/R आएगा। ये एक नई सिचुएशन आ गई। अब आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए सर्किट में सिंगल सेल है, 4 सिंगल सेल, I की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू 1, ये पोना। अगर सर्किट में 2 सेल होते, 4 2 सेल्स, I बराबर कितना हो जाता, 2E/R। मीन्स करंट क्या हो रहा है, डबल हो गया। अगर N सेल है तो कितना आ रहा है, NE/R। इसका मतलब क्या हुआ, हम सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रीफर कब कर सकते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में काफी कम है। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन था इन विच सिचुएशन वी प्रीफर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपके पास आंसर अब बन गया। क्या आंसर बना आपके पास, जब इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का कम है, मींस जब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कम है, तब आप सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रीफर कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम क्लियर हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आसान है और इसमें आप मेरी मदद कीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब बात आती है जी मदद कैसे कर सकते हैं। तो मदद तो करनी पड़ेगी भाई, वीडियो देख करके, किताब पढ़ करके आपको खुद समझना है, तो ऐसे ही मेरी मदद हो सकती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं मित्रों, जितने भी सेल है हमारे पास 1 2 3 4 जितने भी, उनको हम 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। ऐसे मींस सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लीजिए हर सेल का ईएमएफ ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मींस ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। इजी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। पहले हर सेल का ईएमएफ कितना बताया, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लेके चल रहा हूं मैं, स्मॉल आर। और इस कॉम्बिनेशन को मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया और जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। तो आपको क्या गिवन है, लैंग्वेज वही पुरानी, कंसीडर n cells, each of EMF E and internal resistance small r connected in parallel in a circuit of resistance capital R। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गई होगी। तो अब आप इस सिचुएशन में देखिए, पहला पॉइंट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी बताए आंसर मुझे। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सभी सेल किसमें है, पैरेलल में,
पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये सिचुएशन चलती है। तो हमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया r डैश, तो क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कहां तक, n तक। तो कितना हो जाएगा ये n/r। जस्ट इसका उल्टा करूं तो r डैश की वैल्यू क्या आ गई, r/n। बात समझ में आ गई क्या? दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्पेस की कमी है तो इसको मैं हटा देता हूं और शॉर्ट में लिख देता हूं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जी r/n आ गई। अब मैं आपसे कहूं टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस r/n। भाई यहां से यहां तक इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना था, r/n। ये इसके साथ सीरीज में है तो r प्लस r/n। क्लियर हो गया? अब थर्ड पॉइंट, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ इसको देखिए आप, सभी सेल्स पैरेलल में है, दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। और गलती से हमने क्या ले रखा है, सारे सेल्स कैसे ले रखे हैं, सेम ईएमएफ के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो टोटल ईएमएफ ई ही रहेगा। क्यों रहेगा कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सभी सेल्स सेम ईएमएफ के हैं, तो दैट्स व्हाई टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज ई। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मित्रों, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, I बराबर पुराना फॉर्मूला आप जानते ही हैं, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है E और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया R प्लस r/n। तो यहां से मैं सॉल्व करूं तो n ऊपर चला गया, Ne अपॉन nr प्लस स्मॉल r, ये करंट की वैल्यू आ गई। एक बार देख लीजिए, हमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला r/n, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, टोटल ईएमएफ, ये यहाँ पे की पॉइंट्स है। ईएमएफ बदलेगा नहीं क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में सारे सेल कनेक्टेड हैं। कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ई रहेगा। ओम्स लगा दिया, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आंसर ये आ गया। हटा देते हैं। अब एक और सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, NE अपॉन NR प्लस R। अब एक स्पेशल केस देखिए इसका, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मीनिंग दिख गया होगा आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो टर्म है NR, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा, NE अपॉन स्मॉल r। वही बात पुरानी सिचुएशन की बात करूं, अगर सिंगल सेल होता तो I की वैल्यू क्या होती, E अपॉन r। अगर n सेल लगा दिए तो करंट कितना बढ़ गया, n टाइम्स बढ़ गया। हेंस अगर R बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, R की तुलना में, कैपिटल R की तुलना में, तो करंट जो है n टाइम्स बढ़ जाता है सिंगल सेल की तुलना में। हेंस करंट बिकम्स n टाइम्स टू द करंट ड्रॉन बाय द सिंगल सेल। जितना एक सेल करंट ड्रॉन कर रहा है उसके अमाउंट से n टाइम्स करंट बढ़ जाएगी। लेकिन सिचुएशन क्या है, अगर R बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, कैपिटल R की तुलना में। तो आपकी समझ में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया होगा। एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल।
मिक्स्ड ग्रुपिंग। देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। बहुत तेजी से बात करेंगे क्योंकि अब चीजें आपकी कंट्रोल में आ गई होंगी। मान लीजिए मेरे पास आइडेंटिकल सेल्स है कुछ, उसको मैंने इस सिचुएशन में लगा दिया। डायग्राम की तरफ देख रहे हैं आप। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि सेल्स सीरीज में भी हैं और कुछ पैरेलल में भी है। ऐसे मींस मैंने मिक्स्ड लगा रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन को मैंने एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच कर दिया और मान के चल रहे हैं इस एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो चीजें कंट्रोल में है, तो मान के चल रहे हैं हम इस सेल का ईएमएफ ली इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और सभी सेल्स आइडेंटिकल है। तो देखिए मान लीजिए n रोज है। लेट क्या किया मैंने, लेट n इज द नंबर ऑफ रोज और m को मैंने मान लिया नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स मान लिया। रो मीन्स 1 2 3 n, कॉलम मीन्स कॉलम मत कहो, इसे कॉलम ठीक नहीं आ रहा है। n नंबर ऑफ रोज आ गया और मैंने कह दिया m क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। एक और इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। मान लीजिए इसको उल्टा कर लीजिए, m रोज है और n सेल्स मान लीजिए हर रो में। n इज द नंबर ऑफ रोज एंड n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। थोड़ा इजी रहेगा लिखने में, और कोई बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते थे अदरवाइज। तो आप देखिए इस रो को देखिए, इसमें कितने सेल हैं, n। तो इस रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, nr। ऐसे इस रो में कितने सेल हैं, n। इस रो का भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, nr। तो हमारे पास कितने रोज हैं, m है। तो मैं बात करूं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, m nr अपॉन m। बात समझ में आ गई क्या? देखिए कैसे आया। मान लीजिए 1/r डैश बराबर क्या होता है, 1/nr प्लस 1/nr। सिचुएशन चलेगी तो 1/r डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, m अपॉन nr। तो r डैश बराबर क्या होगा, nr अपॉन m। ये इस तरह से आ गया, समझ में आ गया होगा, हो गया सॉल्व। मैं आपसे कहूं टोटल रेजिस्टेंस बराबर कितना आ गया, R प्लस nr अपॉन m। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब एक और थर्ड स्टेप, टोटल ईएमएफ। इस लाइन का, इस रो का ईएमएफ कितना हो गया, E प्लस ई प्लस ई, एन तक है तो एनी कितना, एनी। ऐसे इस लाइन का भी एनी, इसका भी एनी। तो सभी रोज का ईएमएफ कितना, एनी। और सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है, सेम। तो क्या हो गया, एनी आ गया। क्लियर हो गया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एनी, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर अपॉन एम। और इसे सॉल्व कर लें
तो आई बराबर क्या आ गया, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर प्लस एन आर। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई आपको डाउट है, और एकदम क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ रोज क्लियर है। तो यहाँ पे जो एम एन है, एम इंटू एन, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई ईएमएफ सेल का, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, हटा दो ये। अब मित्रों एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जैसे हमने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन कब प्रीफर करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कब प्रीफर करेंगे, ऐसे ही मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कब प्रीफर करेंगे। प्रीफर करने से क्या सेंस है कि मैक्सिमम करंट किस सिचुएशन में ड्रॉन होगी। तो हम बात कर रहे हैं आई बराबर कितना आ रहा है, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये सिचुएशन है। तो मैक्सिमम करंट लाने के लिए ये डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, ये बात है। एक कंडीशन सेट कर रहे हैं, देखिए फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट एम आर प्लस एन आर शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। ये बात समझ में आती है। तो इसी को हम थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। दैट्स वाई एम आर प्लस एन आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर प्लस क्या होगा, टू प्लस ये भी यहां यही रहेगा 2 एम आर इंटू अंडर रूट एन आर। कोई दिक्कत, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। लेकिन इसकी शेप चेंज हो गई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर। अब ये जो टर्म था इसको मैंने दो टर्म अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, लेकिन ये वाला सिचुएशन जीरो हो सकती है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कब होगी, कि जब ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। एक बात दोबारा समझिए, एम आर प्लस एन आर, ये जो एम आर प्लस एन आर है ये मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो ये केवल इतना वैल्यू रह जाएगी। हेंस फॉर मैक्सिमम करें, फॉर मैक्सिमम करेंट मित्रों, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होगा, एम आर किसके बराबर होना चाहिए, एन आर के बराबर होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आ गया। ये था मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। उम्मीद है कि आपको ये तीनों ग्रुपिंग समझ में आई होगी, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। एक न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी से टच है, और समझने का सही से प्रयास कीजिए। मित्रों मेरे पास दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है
रिजल्टेंट ईएमएफ मींस इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ई इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। एक बार देखिए दोबारा से क्वेश्चन को। टू सेल्स their EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively connected in parallel. Question is find the effective EMF of the cells. तो कैसे करें इसको, डायग्राम को देखिए। मान लीजिए इस सेल से करंट I1 पास हो रही है और इस सेल से I2 पास हो रही है और यहां पे जंक्शन बन गया, टोटल करंट हो गई I। तो यहां से एक पॉइंट क्रिएट हो गया आपके सामने, I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2। अब सपोज कीजिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B है। मान लीजिए ऐसा B इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो सेल E1 के लिए देखिए, for cell of EMF E1 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, B इक्वल टू होता है E माइनस IR, पढ़ा है। तो EM वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो E1 I1 R1। बात क्लियर हो गई। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस B अपॉन R1। समझ में आ गया होगा। ऐसे फॉर सेल ऑफ EMF E2 बिल्कुल सेम वे बात करें तो I2 बराबर क्या होगा, E2 माइनस B अपॉन R2। ये सिचुएशन आ गई। ये I1 और I2 की वैल्यू आप यहां पर प्लेस कीजिए, तो नेट आई कितना होगा, देखिए E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया। और इसे सॉल्व कर लें तो I बराबर क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ऐसे ही माइनस B R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये सिचुएशन आपके सामने है। तो जैसे हमने फॉर्मूला बात कर रहे थे, B इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। तो ये V की वैल्यू क्या होगी, अब यहां से देखिए इस B वाली वैल्यू को आप निकालिए। तो V इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, V इक्वल टू, मैं इधर लिया हूं इसे, ये आ जाएगा V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और V माइनस I और R की वैल्यू क्या आ गई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, इन दोनों को, V से B E ये वाला, तो E इफेक्टिव कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल थ्योरी पार्ट पूछा जाता है सीबीएसई में, अतः आप इसे ध्यान से प्रयास करें। बहुत धन्यवाद, आपकी समझ में आया होगा। ओके।